अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, मैं आज आपके साथ एक और जो पेपर है उसको, बल्कि इसका ये जो, अगर मैं बात करूँ एसएसटी बायोलॉजी का जो पेपर है, इसके 3 पार्ट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो है वो शेयर कर चुका हूँ। यानी इसका पहला पार्ट जो है वो हमने देखा था केमिस्ट्री वाले पोर्शन का, दूसरा पार्ट देखा था जूलॉजी वाले पोर्शन का, और तीसरा पार्ट देखा था बॉटनी वाले पोर्शन का। और इस एसएसटी बायोलॉजी का जो पेपर है जो 2 दिन पहले हुआ था, इसका पेडागाजी वाला पोर्शन रह रहा था। तो इस चौथे पार्ट में इंशाल्लाह जो पेडागाजी वाला इसका आखिरी पोर्शन है वो मैं इसके साथ आपके साथ कंप्लीट शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद ये इन चारों पार्ट्स को मिला के आपको ये पूरा 100 MCQ है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आए इस पेडागाजी के पोर्शन को हम देखते हैं वन बाई वन। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट एजुकेशन सेंटर ऑफ अ चाइल्ड। अब ये कह रहा है कि चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए पहला एजुकेशन सेंटर क्या चीज़ है, कौन सा मतलब एरिया, या आप कह सकते हैं चीज़ जो है वो उसके लिए फ़र्स्ट एजुकेशन सेंटर के तौर पे काम कर रही है। होम, स्कूल, कम्युनिटी, सोसाइटी। तो आपको पता है पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद को कहा जाता है, ठीक है। और अगर और उसको हम सिंपलीफाई करें, जो होम है, ठीक है, वो बच्चे का आप ये कह लें पहला एजुकेशन सेंटर होता है। यानी करेक्ट जो ऑप्शन है वो इसका वो क्या है, होम है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज़। अब ये कह रहा है कि जो इस्लामी तालीम है, इस्लामिक एजुकेशन जो है, उसका जो बुनियादी स्टेप है, बुनियादी जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, वो हम किसको कहेंगे? नॉलेज, वर्ड, इकरा, टीचर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप ये कह लें जो अप्रोप्रिएट है वो वर्ड इकरा है, क्योंकि अगर आपको याद हो जो पहली वही उतरी थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, वहाँ भी इकरा का मतलब ये है कि पढ़, ठीक है। तो मतलब इस्लामिक एजुकेशन की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ड इकरा से हुई थी, तो लिहाजा फाउंडेशनल जो स्टोन है वो किसको कहेंगे? वर्ड इकरा। 78 है, द नॉन फार्मल एजुकेशन इज़ आल्सो नोन एज। अब आपको पता भी है, शायद आपने पढ़ा भी होगा ज़रा, कि फार्मल एजुकेशन वो वाली एजुकेशन होती है जो जिसके लिए आपको प्रॉपर किसी अदारे के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है, वहाँ जाके फिर रेगुलरली आप वहाँ से वो एजुकेशन लेते हैं, दैट इज़ फार्मल एजुकेशन। नॉन फार्मल एजुकेशन वो वाली एजुकेशन है जिसके लिए आपको टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको किसी अदारा के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर जाके दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बग़ैर टीचर के जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं। दैट इज़ नॉन एज नॉन फार्मल एजुकेशन। तो ये कह रहा है नॉन फार्मल एजुकेशन इज़ आल्सो नॉन एज डिस्टेंस एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, डिस्टिंक्ट एजुकेशन। अब यूनिवर्सिटी और स्कूल अगर देखें, ये वो एजुकेशन है जो आप किसी इदारे में जाके लेना। डिस्टिंक्ट अगर देखा जाए तो ऐसा ये एजुकेशन की टाइप में उस तरह से नहीं आ रहा, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें, ये एजुकेशन है जिसको आप फासलाती निज़ाम में तालीम का नाम देते हैं। कि इस एजुकेशन में ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स का करीब होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स जहाँ कहीं भी हों वो टीचर से रब्ते में रह के जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं जो नॉन फार्मल एजुकेशन है वो डिस्टेंस एजुकेशन भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच टीचिंग मेथड इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव अ कॉमन गोल। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है कि जिस टीचिंग मेथड्स में स्मॉल ग्रुप्स के अंदर जो है बच्चे, स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, इकट्ठे मिल के किसी भी जो उनका सेम गोल होता है उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इस टेक्निक को, इस मेथड को, इस टीचिंग स्ट्रेटजी को क्या नाम दिया जाता है? तो ऐसा टीचिंग मेथड जिसमें डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनको कॉमन गोल के अचीव करवाने की उनसे कोशिश करवाई जाती है, तो दैट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग वो टीचिंग मेथडोलॉजी है कि जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो स्टूडेंट्स वर्क करते हैं। 80 है, अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर। आपको पता अथॉरिटेरियन जो है ये अथॉरिटी से है। अथॉरिटेरियन मॉडल या अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट या अथॉरिटेरियन आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो मेथड है, वो वाला प्रोसेस है कि जिसमें एक ही बंदे को जो वो अथॉरिटी हासिल होती है, वही सारी वो डायरेक्शन दे रहा होता है, वही सारी कमांड कर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अथॉरिटेरियन टाइप जो मॉडल है ये किस चीज़ के लिए सूटेबल है? डिसिप्लिन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, अचीवमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। इन चारों में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए अथॉरिटेरियन टाइप मॉडल जो आप यही कह सकते हैं वो अप्लाई किया जा सकता है, जिससे डिसिप्लिन मैनेज हो सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखा जाए तो ये किसके लिए सूटेबल है? डिसिप्लिन के। क्वेश्चन नंबर 81 है, द प्रोसेस ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप फर्स्ट। कि कोई भी जो कुरिकुलम है जब आप उसको डेवलप कर रहे होते हैं, उस कुरिकुलम की डेवलपमेंट में सबसे पहला स्टेप, सबसे मेन जो काम है वो क्या होगा?
इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है, इम्प्लीमेंटेशन तो ज़्यादा तब होगी जब कुरिकुलम बन जाएगा। इवाल्यूएशन सबसे आखिर पे होती है जब आप कुरिकुलम को अडाप्ट कर लेते हैं, कुरिकुलम को इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, तो उसके बाद इवाल्यूएशन है। डिज़ाइन अगर आप देखें तो ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें आप कुरिकुलम कैसे आपने बनाना है, क्या करना है, तो ये वो डिज़ाइन आ जाता है। नीड्स असेसमेंट, ये सबसे पहला स्टेप है कि जो आप कुरिकुलम बनाने जा रहे हैं तो आपको कुरिकुलम बनाने से पहले जो ज़रूरियात हैं, जो नीड्स हैं, क्या है आप जो कुरिकुलम बना रहे हैं वो किस लेवल के लिए बना रहे हैं, वो किस अदारे के लिए बना रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, असेस करना है। यानी ज़ाहिर सी बात, आप कुरिकुलम बनाने जा रहे हैं तो आपने उसको बाद में अडाप्ट करना है, उसको डेवलप करना है। तो उससे पहले आप देख लें कि वो आप बना किस लिए रहे हैं, वो किस वजह से बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप उसमें रखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले आपने क्या करनी है, नीड्स की असेसमेंट करनी है। तो दैट्स वाई नीड्स असेसमेंट जो है ये सबसे पहला स्टेप। क्वेश्चन नंबर 82 है, द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ प्राइमरीली यूज टू। ये भी आपने पढ़ा होगा कि असेसमेंट की 2-3 टाइप्स हैं जिनमें 2 ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक है सुमेटिव असेसमेंट। अब जो सुमेटिव असेसमेंट है वो आप तब लेते हैं जब कोई भी आपका जो कोर्स है जो आप पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट हो जाता है। एंड पे आप जो ले रहे होते हैं असेसमेंट, वो होती है सुमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो वाली असेसमेंट होती है जो आप अपनी टीचिंग के दौरान, जब आप पढ़ा रहे होते हैं उसके दौरान बच्चों से टेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं, उनका चेक करने के लिए क्या बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस हो रही है यानी वो किस लेवल के ऊपर हैं। तो वो ड्यूरिंग लर्निंग जो आप असेसमेंट लेते हैं दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ प्राइमरी यूज टू ग्रेड स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ टर्म। ये सुमेटिव है, ये फॉर्मेटिव नहीं है। प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग द लेसन प्रोसेस। जी, जो आप ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो आप फीडबैक देना होता है बच्चों का, ठीक है, उसके लिए जो आप टेस्ट वगैरह लेते हैं, ये जो असेसमेंट करते हैं वो क्या कहलाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। असिस्टिव का मतलब ये होता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जिसमें आप जो है ज़्यादातर अगर देखें ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है ये उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है जो स्पेशल लोग होते हैं, यानी जिनका आप ये कह लें कि या तो वो सुन नहीं पा रहे होते या वो देख नहीं पा रहे होते, ठीक है, यानी इस तरह की उनके अंदर कोई स्पेशल आप ये कह लें डिफॉर्मिलिटी होती है, कोई डिजीज़ होती है, या वो ये कह लें वो स्पेशल पर्सन होते हैं। तो उनके लिए स्पेशलाइज किस्म की कोई ना कोई ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो उनकी हेल्प करती है, उनको असेस करती है, तो उसको असेसिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसको देख लेते हैं ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं। अगर हम देखें असिस्टिव टेक्नोलॉजी में उन्होंने इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स दिए हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स दी हुई है, स्क्रीन रीडर्स दिए हुए हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इन चारों में अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है कि जो उन स्पेशल पर्सनस के लिए एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है वो है स्क्रीन रीडर्स। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो देख नहीं सकते, उनको विजुअल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या है फिर उनके लिए स्क्रीन रीडर्स यूज़ किए जाते हैं कि जो ख़ुद आप ये कह लें लाउडली जो है वो इन स्क्रीन रीडर्स को यूज़ करते हुए वो सुन लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मतलब स्क्रीन रीडर्स क्या ये एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। 84 द वर्ड कुरिकुलम इज़ अ लैटिन ओरिजिन मीन्स कि जो कुरिकुलम में बेसिकली जो वर्ड है ये लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है। इसका मतलब क्या है, रन अवे, अ प्रोसेस, स्टॉप, बुक कंटेंट। इस कुरिकुलम का जो मेन आप ये कह लें इसका जो मीन है वो है रनवे, यानी रनवे कहते हैं एक पाथवे, एक रास्ता कि जिस रास्ते के ऊपर आप चलें, ठीक है, उसको रनवे बोलते हैं। तो कुरिकुलम भी बेसिकली अगर देखा जाए जब हम कुरिकुलम बना लेते हैं तो कुरिकुलम ही को फिर अप्लाई करके हम क्या करते हैं, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ठीक है, कोई भी इदारा चलाते हैं, कोई भी कॉलेज स्कूल चला रहे होते हैं, और वो स्कूल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ख्वाह वो कुरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या एक्स्ट्रा कुरिकुलर हैं, ठीक है, वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती हैं आपके अदारा के कुरिकुलम के ऊपर। तो मतलब क्या है, कुरिकुलम हमें रास्ता दिखाता है, हमें वे बताता है कि हमने कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुरिकुलम का क्या मतलब है। 85 है, जीन्स आर द यूनिट्स मेनली एसोसिएटेड विद, कि जीन्स क्या हैं, यूनिट्स हैं और उनका किससे एसोसिएशन होती है। तो आपको पता है जीन्स का तलक हेरिडिटी से है, ठीक है, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, ग्रूमिंग से नहीं है बल्कि वरासत से है। क्वेश्चन नंबर 86 है, एन आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट्स टू कवर इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि टॉपिक्स की जो आपके पास आउटलाइन होती है किसी भी सब्जेक्ट्स की, यहाँ देख लेना आउटलाइंस की बात हो रही है, ठीक है, किसी भी जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स की आपके पास आउटलाइन होती है जो आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कवर करना होता है, तो उसको आप क्या नाम देते हो, उसको आप सिलेबस का नाम देते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा कि हमें स्पेसिफिक जो है कंटेंट्स दिए जाते हैं, स्पेसिफिक हमें कोई टॉपिक्स दिए जाते हैं सब्जेक्ट्स के
कि इतने टाइम के अंदर आपने ये वाला कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद हमने फ़िलहाल मिड टर्म लेना है, ठीक है, या फर्स्ट टर्म लेना है। तो अब देखें वो जो स्पेसिफिक चीज़ें हम कवर करवा रहे होते हैं तो हम उसे सिलेबस का नाम देते हैं, यानी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो स्पेसिफिक आउटलाइंस आपने कवर करनी होती हैं वो उसको हम क्या नाम देते हैं, सिलेबस। 87 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान, कि सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है लेसन प्लान का वो क्या है, विजन, ऑब्जेक्टिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब अगर आप देखें जो लेसन प्लानिंग है उसके कंपोनेंट्स में विजन एज सच जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें कि जब भी हम लेसन प्लान कर रहे होते हैं उस लेसन प्लानिंग में सबसे जो मेन चीज़ हम फोकस कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव के, हमारे उस लेसन का वो जो लेसन हम डिलीवर करने जा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो मतलब किसी भी लेसन प्लानिंग का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। 88 है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ गाइडेंस इज, गाइडेंस का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स की आपने उनको हेल्प करना है, उनको बताना है, सही है, उनकी गाइडेंस करनी है। तो ये कह रहा है कि किसी भी जो गाइडेंस है उस गाइडेंस का सेंट्रल पॉइंट कौन होता है, किसी भी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम होता है, हो सकता है, या किसी भी इंडिविजुअल का कोई ख़ास प्रॉब्लम होता है, सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल, रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विद अदर्स। इन चारों में अगर देखें सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है कि गाइडेंस का मकसद या गाइडेंस का सेंट्रल पॉइंट वो इंडिविजुअल ख़ुद होता है, यानी गाइडेंस का मतलब ये होता है कि गाइडेंस उस स्पेसिफिक बंदे के लिए ही हम दे रहे होते हैं, उस बंदे की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उस बंदे के जो प्रॉब्लम्स हैं अपने, वो कैसे दूर हो सकते हैं और कैसे वो एक माशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर एक कामयाब आप ये कह सकते हैं वो फ़र्द बन सकते हैं, ठीक है। तो गाइडेंस बेसिकली उसी की गिरद घूम रही होती है, ठीक है। तो यानी सेंट्रल जो पॉइंट है गाइडेंस का वो कोई भी जो इंडिविजुअल है वो एज इट आप ये कह लें खुद होता है, ठीक है। तो मतलब सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर appropriate, yeah, it is the central point of the guidance. Question number 89 है the knowledge of an individual differences is essential so that, ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स आपके पास सपोज 8-10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों के बारे में आपको जो है उनके डिफरेंसेस की किस बच्चे में क्या चीज़ डिफरेंट है, इसका नॉलेज या इसका इल्म क्यों ज़रूरी है, यानी जो 10 बच्चे हैं उनके दरमियान फ़र्क आपको जानना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। अब आपसे से एक ही बात करें, एवरीबॉडी शुड परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़। अब देखें, यानी जब आपको पता होगा कि किस बच्चे का लेवल क्या है, कौन से बच्चे की क्या मजबूरी है, क्या उसकी कंडीशंस है, क्या उसका मेंटली लेवल है, कितना वो वीक है या कितना वो इंटेलिजेंट है, जब आपको ये पता होगा हर बच्चे का, तो फिर क्या होगा कि आप हर बच्चे से उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला फ़ायदा ये हो जाएगा, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरी, एवरीबॉडी कैन गेट हार्मनी विद सोसाइटी, ये भी इसका आउटकम ही है जब आपको पता होगा किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा कि हर इंसान या हर स्टूडेंट, हर बच्चा माशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर वो हार्मनी के साथ रहेगा, वो खुश असलूबी के साथ रहेगा, उसको टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा उस स्टूडेंट का कितना लेवल है, वो कितना कर सकता है, वो क्या पढ़ सकता है, वो क्या नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो मतलब आप कह लें ये दोनों हमें आउटकम्स मिलते हैं कब, कि जब हमें हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो है वो इल्म होता है, ठीक है। तो मतलब बहुत ऑप्शन ए हैं, बी जो है वो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है विच टर्म रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट इन मयरिंग व्हाट इट टेंड्स टू मयर। अब ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी टर्म है जो आपको किसी भी जो टेस्ट आप ले रहे हैं, कोई भी जो चीज़ है उसको मेजर करने के लिए आप जो टेस्ट ले रहे हैं, उस टेस्ट की कंसिस्टेंसी के बारे में आपको कौन सी चीज़ बताती है। तो आपको पता है जब भी आप कोई टेस्ट लेते हैं तो अगर आप उस टेस्ट की कंसिस्टेंसी को चेक करना चाह रहे हैं या आपको ये आप देखना चाह रहे हैं कि आपका टेस्ट जो आप ले रहे हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है, या उसके लेने को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको जो टर्म